नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी जो खबरें आ रही है उससे। दिल्ली से एक खबर आई है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और कल पहली बार 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या दिल्ली में कोरोना की अब ये तीसरी वेव है? यही सवाल जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछा गया तो उन्होंने इशारों में ये बात मानी। उन्होंने कहा इसे तीसरी वेव कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते। तो आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से भारत में ये माफ कीजिएगा, दिल्ली में ये तीसरी लहर हो सकती है। आप वेव को देख सकते हैं। पहली वेव आप देख सकते हैं जून के बाद आई थी। दूसरी वेव कहीं ना कहीं अक्टूबर में हमको सितंबर में देखने को मिली थी और ये अब तीसरी वेव आपको अक्टूबर में दिख रही है। और हर बार लगातार ये तीसरी वेव है जो बढ़ती हुई और बड़ी हुई सामने आ रही है। सर, पहली बार 5000 का आंकड़ा पार किया दिल्ली में, तो क्या ये माने कि ये तीसरा वेव है? क्योंकि हम ये देख रहे थे पहला और दूसरा वेव जा चुका। देखिए, अब मुझे लगता है कि एक हफ्ता अभी वेट कर लीजिए, तब बता सकते हैं ट्रेंड क्या है। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा कि तीसरा वेव कहना, पर हो भी सकता है। तो चलिए, एक चीज जिसका सबको इंतजार है वो है एक कारगर वैक्सीन जो सुरक्षित भी हो। और ऐसी वैक्सीन बनाना आसान काम नहीं है। जिस तरह का प्रेशर इस वक्त हम लोगों पर, हमारे साइंटिस्ट पर है, ऐसे में जो वैक्सीन सबसे पहले बनकर आएगी उसको लेकर के ये भी सवाल उठता है कि क्या वो कारगर होगी। तो यूके की टास्क फोर्स का कहना है कि हो सकता है कि ये उतनी कारगर ना हो सकता है कि ये हर किसी में काम ना करे, हो सकता है ये लंबे वक्त के लिए काम ना करे। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रचना कुचेरिया जुड़ गई हैं, जो कि फिजिशियन एंड फाउंडर हैं डॉक्चीनी टेलीमेडिसिन की। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर रचना। ये बात तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी तो शायद जानती ही है कि जब वैक्सीन का फर्स्ट जनरेशन आता है तो उससे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं जैसे कि कोविड वैक्सीन से लेकर आम जनता की इस वक्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने वो 3 चीजें भी बिल्कुल सही कही। एक्सपेक्टेशन जनता की है क्योंकि इस वायरस का इस समय कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके खतरे भी और इसका खतरनाक होना भी सब देख चुके हैं, और इससे प्रिवेंशन करने के लिए क्या हम सब ने कॉस्ट दी है इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, वो भी हम सब देख चुके हैं। तो इसीलिए सब लोग बहुत उत्सुक हैं एक वैक्सीन के लिए कि भाई ये आ जाए और एक तरह से इंग्लिश का वर्ड पैनेशिया हो जाए। बट ऐसा नहीं मानना चाहिए। वैक्सीन जब आएगी भी तब इसकी साइंस को नकारा नहीं जा सकता। 50% एफिकेशियस, माने आधे लोगों में काम कर सकती है, इस तरह से साइंटिस्ट कह रहे हैं। उसके साइड इफेक्ट्स पूरी तरह से पता लगने में, कम्युनिटी में वैक्सीन जाएगी उसमें भी टाइम लगेगा। तो जो इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी है उसको फास्ट ट्रैक एक हद तक ही किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम उसको एक एक पैनेशिया ना मान लें कि भाई अब हमारे सब गम खत्म हो जाएंगे। वो नहीं है। आज भी मैं यही कहूंगी कि पैंडेमिक का रुख पब्लिक के हाथ में है। आज भी अगर वैक्सीन आती है और जब आएगी तो वो एक मेन्यू आइटम होगी। मेन चीज फिर भी एक मेन्यू आइटम होगी, जैसे कि कई दवाइयां हैं जो मोस्टली अभी बताया गया है कि वो भी काम नहीं कर रही। मोस्टली जो चीज पैंडेमिक का रुख बदलेगी वो पब्लिक का बर्ताव है, मास्क पहनना, दूरी रखना, हाथ धोना। जी बिल्कुल, अगर इन 3 बातों का ख्याल रखते हैं तो ये बिल्कुल वैक्सीन के बराबर ही कारगर है। शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ हालांकि जरूर बने रहिएगा क्योंकि सवाल जो भेजते हैं हमारे व्यूअर्स उसके जवाब आपको देने हैं। उससे पहले हम एक दूसरी चर्चा कर लेते हैं। क्या कम साफ सफाई का मतलब है कोरोना से ज्यादा इम्यूनिटी? दरअसल शुरुआत में जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई तो सब यही कहते थे कि भारत में ये ज्यादा असर नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारी इम्यूनिटी गंदगी की वजह से बहुत ज्यादा है। अब लगता है कि इस पर ठप्पा भी लग गया है क्योंकि एक स्टडी जो कि भारत के कुछ सीनियर साइंटिस्ट ने की है वो कहती है कि 70% से ज्यादा मौतें जो हो रही हैं कोरोना की वो ज्यादा आय वाले देशों में हुई हैं। और भारत जैसे देशों में एक तरह की इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी ट्रेनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से भारत जैसे देशों में या कम आय वाले देशों में जहां पर सैनिटाइजेशन अच्छा नहीं है, साफ सफाई अच्छी नहीं है, वहां के लोगों में एक सुरक्षा आ जाती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस स्टडी के को ऑथर और डायरेक्टर जनरल CSIR के
डॉक्टर शेखर मांडे जुड़ गए हैं। डॉक्टर मांडे, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर, बहुत बड़ा डेटा आप लोगों ने एनालाइज किया और एक कंपैरिजन सामने रखा है, आपकी स्टडी क्या कह रही है? इसमें दो मुख्य अंग ये है कि हमने जो स्टडी की है वो अभी मेड आर्काइव्स में डाली है, और मेड आर्काइव्स में पीयर रिव्यू नहीं होता है। तो पीयर रिव्यू होने के बाद ही क्यों वैज्ञानिक जगत इसे मानता है या नहीं मानता है ये पता चलेगा। अभी तो हम लोगों ने प्रपोज किया हुआ है मेड आर्काइव्स पे, लेकिन वैज्ञानिक जगत के सामने में ये अभी के पेश किया हुआ है, तो पता चलेगा बाद में कि एक्सेप्ट होता है नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये कहना गलत होगा कि जो कि सैनिटेशन गंदा है इसलिए हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है। इसकी एक काफी पुरानी हाइपोथेसिस है जिसे हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं, कि जिसके वजह से बचपन से अगर हम लोग कुछ बैक्टीरियाज को, वायरस को अगर एक्सपोज्ड हो तो हमें हमारी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी रहती है, ऐसी हाइजीन हाइपोथेसिस कहा करती थी। ये भी डिबेटेड है, उसको कि पूरी तरह एक्सेप्ट किया नहीं है पूरी दुनिया ने, लेकिन हम लोगों ने जो डाटा एनालाइज किया करीबन 100 देशों से, और ये देखा कि ज्यादातर जिन देशों में जहां की लोगों की एवरेज आयु 65 से ऊपर हो वहां पे मौतें ज्यादा हो रही है। और ये तो पता ही था दुनिया को कि 65 के ऊपर जो लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है कोरोना से। इसी तरह जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का जहां पे ज्यादा प्रिवेलेंस है वहां पे भी उनको थोड़ा ज्यादा खतरा है, ये भी पता था। लेकिन हमने सिर्फ ये कहा है कि जहां पे थोड़ा सफाई का कमी हो वहां पे ऑटो इम्यून कम होता है, जहां पे बहुत साफ सुथरा हो वहां पे ऑटो इम्यून ज्यादा होता है जिन जिन देशों में। तो ये सिर्फ हम लोगों ने कोरिलेशन देखा है, ये कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए इससे निष्कर्ष निकालना कि कम सफाई की वजह से हमारे मौतें कम हो रही, ये गलत होगा। ये सिर्फ कॉजल रिलेशनशिप नहीं, ये सिर्फ कोरिलेशन दिखाया है। बिल्कुल। भारतीय ये पहले से बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा कि ये ऐसे आप नहीं कह सकते कि गंदगी में अगर चले जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। हम आपका एक ग्राफ भी दिखा देते हैं जो आप लोगों ने ही अपनी स्टडी के साथ दिखाया है, जो दिखाता है कि किस तरह से जीडीपी अगर ज्यादा है तो उसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन दिख रहा है डेटा में, नंबर ऑफ डेथ्स में। तो आप इस ग्राफ में देखेंगे जो हल्के रंग वाले देश हैं उनकी जीडीपी ज्यादा है, इसीलिए उनका मौत का आंकड़ा भी ऊपर नजर आ रहा है, और जिनकी कम जीडीपी है उनका मौत का आंकड़ा नीचे दिख रहा है। डॉक्टर 30 सेकंड है मेरे पास, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इसका मतलब, लोगों को समझा दीजिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गंदगी में रहने लग जाएं? बिल्कुल नहीं, ये कहना बहुत गलत होगा कि हम गंदगी की ओर बढ़े। गंदगी से इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, शुक्रिया हमें वक्त निकाल के देने के लिए डॉक्टर साहब। तो बहुत अहम हो जाता है कि अपनी इस इम्यूनिटी को आप ट्रेजर कीजिए, खुश रहिए उसके साथ, लेकिन उसको ग्रांटेड मत लीजिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर रचना हमारे साथ है। साथ ही आपको बताएंगे क्या प्रदूषण भी है कोरोना से होने वाली मौतों का जिम्मेदार। दिल्ली इस वक्त दोहरी मार झेल रही है, एक तो कोरोना की और दूसरी प्रदूषण की। पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल पहली बार एक दिन में 5000 के पार नए मामले आए। इसके पीछे त्योहारों में बढ़ती हुई भीड़ और प्रदूषण को भी वजह बताया जा रहा है। क्या कोरोना से होने वाली मौतों का वायु प्रदूषण से कोई लेना देना है या नहीं, देखिए खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना की वजह से होने वाली 17% मौतों का संबंध लंबे समय से वायु प्रदूषण में रहना हो सकता है। दुनिया में यह आंकड़ा 15% है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल कार्डियोलॉजी रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में जून के तीसरे हफ्ते तक एयर क्वालिटी के डेटा और मौतों के आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा 29% मौत चेक गणराज्य में हुई, 28% मौत पोलैंड में और 27% चीन में हुई। दूसरे देशों की बात की जाए तो अमेरिका में 18%, भारत में 17% और यूके में 14% का आंकड़ा रहा। वायु प्रदूषण में कमी से इन मौतों को टाला जा सकता था। भारत में ये संख्या ज्यादा है क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी ज्यादा है, खासतौर पर उत्तरी भारत और इंडो गंगेटिक मैदानों में जहां काफी लोग रहते हैं। इन इलाकों में वायु प्रदूषण के ज्यादा होने की वजह से लोगों में कोरोना का शिकार होने के आसार ज्यादा रहते हैं।
यानी हमको वायु प्रदूषण के बारे में ज्यादा करने की जरूरत है। एक वैज्ञानिक कोरोना और वायु प्रदूषण को दोहरी मार बता रहे हैं। वायु प्रदूषण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। सेल रिसेप्टर्स की गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे फेफड़ों के जरिए बीमारी का खतरा बढ़ता है। जब प्रदूषण का स्तर बिगड़ता है तो मरीजों की तादाद बढ़ती है, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। इसलिए लोग ज्यादा जल्दी संक्रमित होते हैं, खासकर कोरोना से। देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी कहा है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना का शिकार होने का खतरा बढ़ता है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो कोविड-19 के प्रति अपनी सावधानी को और मजबूत करें, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी का महीना आएगा और प्रदूषण का स्तर ऊपर जाएगा, वैसे ही कोविड के केसेस बढ़ने की भी संभावना है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। सांस ले। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रचना कुचेरिया जुड़ गई हैं, जो कि फिजिशियन एंड फाउंडर हैं डॉक्जीनी टेलीमेडिसिन की। डॉक्टर, पहला सवाल ले लेते हैं जो ललिता ने भेजा है। मेरा नाम ललिता है। मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ कि जैसे खाने के पैकेट्स हैं, ब्रेड और दूध वगैरह की जो पैकेट्स हैं, जिसे हम साबुन की पानी से धोते हैं, और क्या उन्हीं साबुन की पानी को स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे करने से कोरोना का इफेक्ट होगा या नहीं? डॉक्टर, इनका सवाल मुझे भी बहुत समझ में आता है, क्योंकि कभी कभार ब्रेड जैसी चीज या कुछ ऐसी चीजों पे आप पानी में उसको नहीं डुबा सकते साबुन के, तो इसलिए भी ये वैलिड हो जाता है। सो आप पूछ रही हैं कि क्या उन्हें साफ करने का तरीका क्या है? साफ करने के लिए क्या साबुन और पानी का घोल बना के स्प्रे कर दें स्प्रे बॉटल्स, तो क्या वो काम करेगा? हाँ, वो भी काम करेगा। आप उसको पोंछ सकते हैं, स्प्रे करके कुछ 2-4 मिनट रह के उसको पोंछ सकते हैं। हालांकि अब तो थोड़ा डेटा अब जो इन महीनों में आया है, वो जो सरफेसी ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ा कम जोर दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सावधानी नहीं बरतनी, बट जैसे हम पहले पैंडेमिक में हर चीज धो के और वो उस तरह से इतनी सावधानी बरत रहे थे, करना अभी भी है, बट ज्यादातर जो है स्प्रेड वो एयरबॉर्न या पर्सन टू पर्सन जो मास्क नहीं पहन रहे उसी से आ रहा है। तो आप स्प्रे बॉटल में डाल के साबुन के पानी को भी स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। काजल सचदेव ने दिल्ली से भेजा है। नमस्कार, घर की सफाई के लिए हमें कौन से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, और जो नॉर्मल अप्लायंस या ग्लास टॉप क्लीनर्स हैं वो कोरोना को मारने में सक्षम हैं? डॉक्टर हाँ जी, तो घर की सफाई के लिए जो बहुत यूज वाले एरियाज हैं, जैसे कि डोर नॉब, हैंडल वगैरह, उसको आप 1% ब्लीच के सोल्यूशन से पोंछ सकते हैं, जो कि बार बार यूज होता है, तो उसको दिन में 2 बार उससे पोंछ सकते हैं। और बाकी जो ग्लास क्लीनर्स वगैरह कमर्शियल हैं, देख सकते हैं उसमें क्या मात्रा में क्या केमिकल है। ये तो कहा ही जा रहा है कि 70% अल्कोहल से ऊपर कोई भी जिसमें कोई भी लिक्विड हो वो किल करेगा। वही हम हाथों में भी यूज कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर के जरिए। और बाकी जैसा कि मैंने कहा, ब्लीच जो बार बार चीजें यूज हो रही है, हाउस होल्ड ब्लीच, वो उसमें यूज किया जा सकता है। सावधानी बरतें कि ये बोतलें अलग रखी जाएं, बिकॉज गलती से कोई पी ले या कंज्यूम कर ले तो हानिकारक भी होती हैं। बिल्कुल, ये खास तौर पे जहां बच्चे हों। डॉक्टर, एक सवाल जाते जाते मैं अपनी तरफ से ये भी पूछना चाह रही हूँ जो इससे जुड़ा हुआ है। एक तरीके से जिस तरह से हमारी स्टडीज बताती हैं, कुछ मेटल्स हैं जो कि अपने ऊपर बैक्टीरिया और वायरसेस को ज्यादा देर तक नहीं रहने देते, तो अब जो सर्विसेज पहले ब्रास के डोर नॉब होते थे, हैंडल्स होते थे, इस तरह की चीजें शायद अब दोबारा इस्तेमाल हो तो वो बेहतर रहेगा? एग्जैक्टली तो मैंने ये पर्टिकुलर स्टडी नहीं पढ़ी कि कोई मेटल बेटर वगैरह, मगर हार्ड सर्फेसेस मेटल बेटर पोरस सर्फेसेस में वायरस कम रहता है, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, उस तरह की चीजों में कम रहता है, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है और वायरस उससे मर जाता है। बट ग्लास, मेटल, इन सब चीजों पे वायरस ज्यादा देर जिंदा रहता है, क्योंकि वायरस उस पर रह सकता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन जरूर है सर्फेसेस के मामले में। बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर आपको बता रहे हैं, सफाई जरूर करें, और जो बाहर से सामान ला रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आपको ऑब्सेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सफाई बनाए रखें और साबुन का स्प्रे चलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, ये सवालों के जवाब देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको एक बार फिर से यही याद दिला रहे हैं कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं या दफ्तर जा रहे हैं, तो आप अपना मास्क जरूर पहने। मास्क, हाथ साफ करना, सैनिटाइज करना और लोगों से दूरी बनाए रखना, यही 3 तरीके हैं जिससे आप इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। वैक्सीन से भी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं ये।
आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।